आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने सामान्य विज्ञान से जुड़े कुछ बड़े ही दिलचस्प सवाल हैं। जी। आज हम इन्हें एक क्विज की तरह लेंगे। मैं सवाल पूछूंगी और हमारे विशेषज्ञ इसका सही जवाब और उसके पीछे का विज्ञान समझाएंगे। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। देखते हैं ये सवाल हमें कहाँ ले जाते हैं। तो चलिए ज्ञान के इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। पहला सवाल पादप विज्ञान मतलब बॉटनी से है। पूछिए। सवाल है कि तने और जड़ों के किस हिस्से में स्पंजी और मुलायम मृदुतक कोशिकाएं होती हैं जो पौधों के लिए पोषक तत्वों को स्टोर करती हैं। और आपके विकल्प है ए वलकुट, बी मज्जा, सी कैम्बियम या फिर डी परिरंभ। बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका सही जवाब है बी मज्जा, जिसे अंग्रेजी में पिथ कहते हैं। मज्जा। जी, ये तने और जड़ के बिल्कुल सेंटर में मतलब केंद्र में एक नरम स्पंजी हिस्सा होता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं उनका मुख्य काम ही है भोजन और पानी को स्टार्च के रूप में जमा करना। अच्छा, तो ये एक तरह से पौधे का स्टोर रूम हुआ। एकदम सही, पौधे के लिए ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, अब आते हैं केमिस्ट्री पर। अगला सवाल डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से है। उनकी कौन सी परिकल्पना निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करती है? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर है बहुत सीधा। इसका सही जवाब है विकल्प सी। मतलब? यौगिकों का निर्माण सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में परमाणुओं के संयोजन से होता है। बिल्कुल। देखिए, निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है? वो ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड में, जैसे पानी में, तत्वों का वजन हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में होता है। अच्छा। और डाल्टन ने यही तो कहा था कि परमाणु हमेशा एक सिंपल फिक्स्ड रेशियो में जुड़कर ही कंपाउंड बनाते हैं। तो उनकी ये बात उस नियम को सीधे सीधे समझा देती है। समझ गई। अब मानव शरीर से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, मधुमेह रोग मतलब डायबिटीज किस हार्मोन के कम बनने की वजह से होता है? इसका जवाब ज्यादातर लोगों को पता होगा। ये है बी इंसुलिन। इंसुलिन। जी, इंसुलिन हमारे अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज में बनता है। इसका काम है खून में ग्लूकोज मतलब शुगर के लेवल को कंट्रोल करना। और जब ये कम हो जाता है तो जब इंसुलिन का बनना कम हो जाता है या शरीर उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता तो खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, चलिए फिजिक्स की तरफ चलते हैं। ध्वनि की चाल v, तरंग दैर्ध्य लैम्डा और आवृत्ति काल t के बीच सही संबंध क्या है? इसका सही संबंध है b, v इज इक्वल टू लैम्डा टी। v इज इक्वल टू लैम्डा टी। ये कैसे? इसे ऐसे समझिए, चाल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय, है ना? हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल। तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा एक तरंग द्वारा तय की गई दूरी है और आवर्तकाल यानी t उस दूरी को तय करने में लगा समय है। तो फॉर्मूला वही रहा, चाल इज इक्वल टू तरंग दैर्ध्य आवर्तकाल। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। अब एक और आम रासायनिक प्रक्रिया पर सवाल। लोहे में जंग लगना, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं, ये किस तरह की अभिक्रिया है? ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रिडॉक्स, ये क्या होता है? रेडॉक्स मतलब इसमें दो प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अच्छा। जी, जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है, और ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले लेती है। क्योंकि ये दोनों काम एक साथ होते हैं इसलिए इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक तरह का लेन देन। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन। ठीक है, एक और केमिस्ट्री का सवाल। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया शुरू होने से पहले जो पदार्थ मौजूद होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं अभिकारक। अभिकारक। हाँ, अभिकारक वो पदार्थ हैं जो आपस में क्रिया करते हैं और फिर उनसे जो नई चीज बनती है उसे हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए अब वापस बायोलॉजी पर आते हैं। कौन सा खनिज हमारे रक्त में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जरूरी है? इसका उत्तर है आयरन। आयरन। जी, आयरन हमारे हीमोग्लोबिन का सबसे जरूरी हिस्सा है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में होता है और यही ऑक्सीजन को पकड़ता है? एकदम। ये हीमोग्लोबिन ही फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। बिना आयरन के ये काम हो ही नहीं सकता। इसीलिए आयरन की कमी से थकान होती है। सही बात है। अगला सवाल भी केमिस्ट्री से है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का संयुग्मी क्षारक मतलब कॉन्जुगेट बेस क्या है? ये ब्रॉन्स्टेड लोरी सिद्धांत से है। इसका सही उत्तर है बी, Cl- मतलब क्लोराइड आयन। ये कैसे तय होता है? सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई अम्ल मतलब एसिड एक प्रोटॉन H+ दान करता है
तो जो कुछ पीछे बचता है वही उसका संयुग्मिक क्षारक होता है। तो HCl जब एक H+ आयन खो देता है तो क्या बचेगा? Cl- बचेगा। बिल्कुल। तो Cl- ही HCl का संयुग्मिक क्षारक है। बहुत खूब। अब फिर से पौधों की दुनिया में एक पादप ऊतक है, स्क्लेरेनकाइमा। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इसका मुख्य काम क्या है? स्क्लेरेनकाइमा का एक ही मुख्य काम है, डी यांत्रिक आधार और सामर्थ्य प्रदान करना, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट देना। जैसे नारियल का कठोर छिलका या अखरोट का खोल, वो स्क्लेरेनकाइमा से ही बना होता है। इसकी कोशिकाएं बहुत कठोर होती हैं जो पौधे को मजबूती और एक ढांचा देती हैं। अच्छा, हाँ, तो ये पौधे का एक तरह से कंकाल है। हाँ, आप कह सकती हैं। चलिए, अब फिर से हार्मोन्स पर आते हैं। हमने इंसुलिन की बात की थी, तो इंसुलिन के सही से बनने और काम करने के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। इसका जवाब है सी, यानी जिंक, यानी जस्ता। जिंक? जी, जिंक। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता, पर जिंक अग्न्याशय की कोशिकाओं में इंसुलिन के बनने, स्टोर होने और फिर रिलीज होने में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे जरूरी काम है बी, ऊर्जा प्रदान करना, टू प्रोवाइड एनर्जी। मतलब ये शरीर का ईंधन है। एकदम। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है और यही ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं के लिए पेट्रोल की तरह काम करता है। पहला और मुख्य स्रोत ऊर्जा का। ठीक है, अब पर्यावरण से जुड़ा एक सवाल। इनमें से किसे गैर नवीकरणीय, मतलब नॉन रिन्यूएबल प्राकृतिक संसाधन माना जाता है? पवन, सौर ऊर्जा, वन या प्राकृतिक गैस? सही जवाब है दी, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। ये क्यों? देखिए, गैर नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो सीमित मात्रा में हैं और उन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं। पवन और सौर ऊर्जा तो कभी खत्म नहीं होंगे। वन, अगर हम ठीक से प्रबंधन करें तो वो भी नवीकरणीय है। और प्राकृतिक गैस? प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है। ये धरती के नीचे बनता है और इसे बनने में लाखों साल लगते हैं। एक बार खत्म हो गया तो हो गया। हाइड्रेट, इसका औद्योगिक नाम क्या है? इसका बहुत ही मशहूर नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम सब पीओपी कहते हैं। हाँ, पीओपी। जी। इसका इस्तेमाल मूर्तियां बनाने में या फिर टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में होता है। बिल्कुल। अब एक किचन केमिस्ट्री का सवाल। जब बेकिंग सोडा और सिरका मिलते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? ये तो कई लोगों ने घर पे किया होगा। इससे निकलती है सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 गैस। CO2? जी। बेकिंग सोडा एक क्षार है और सिरका एक अम्ल है। जब ये मिलते हैं तो रिएक्शन होता है और CO2 के बुलबुले निकलते हैं। बेकिंग में केक वगैरह को फुलाने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। सही है। अब आते हैं जीवन के ब्लूप्रिंट पर। किस वैज्ञानिक जोड़ी ने सबसे पहले DNA की संरचना के लिए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था? ये जीव विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक है और इसका श्रेय जाता है बी, वॉटसन और क्रिक को। वॉटसन और क्रिक दुनिया के सामने रखा, जिसने जेनेटिक्स की पूरी समझ को ही बदल दिया। और इसी खोज ने विज्ञान को एक नई दिशा दी। बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल। इनमें से किसे सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन? तो इसका सही उत्तर है डी, विटामिन। विटामिन? जी। देखिए, पोषक तत्व दो तरह के होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनके शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। और दूसरे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी कम मात्रा में जरूरत होती है। एकदम, जैसे विटामिन और खनिज। इनकी जरूरत भले ही कम मात्रा में हो, पर इनके बिना शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। अब फिर से फिजिक्स पर आते हैं। यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना ज्यादा तेज चल रही हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाएगा? इस स्थिति को हम बी, सुपरसोनिक कहेंगे। सुपरसोनिक? जी। ध्वनि की गति को मैक 1 कहते हैं। तो कोई भी चीज जो मैक 1 से तेज चले वो सुपरसोनिक है। और हाइपरसोनिक क्या होता है? हाइपरसोनिक तब कहते हैं जब गति बहुत ही ज्यादा हो जाए, आमतौर पर मैक 5, मतलब ध्वनि की गति से 5 गुना से भी ज्यादा। ठीक है। अब फूलों पर एक सवाल। आवृतबीजी पौधों में फूल के मादा जनन भाग का प्रतिनिधित्व कौन सा अंग करता है? ये है बी, जायांग, जिसे अंग्रेजी में गाइनेशियम कहते हैं। जायांग? जी। इसी में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं, जो परागण और निषेचन के लिए जरूरी हैं। और जो नर जनन भाग होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। चलिए, अब फिजिक्स का एक और बुनियादी सवाल। घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स की दिशा क्या होती है? घर्षण बल हमेशा बी, गति की विपरीत दिशा में काम करता है। हमेशा? हमेशा। ये एक प्रतिरोधी बल है।
ये दो सतहों के बीच की गति का विरोध करता है। अगर ये ना हो तो हम चल भी नहीं पाएंगे। सही बात है। अगला सवाल है, पेट में एसिडिटी बढ़ने पर एंटासिड के रूप में किसका प्रयोग किया जा सकता है? इसका उत्तर है सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जी, यह एक क्षारक मतलब बेस है। यह पेट में मौजूद अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब उसके असर को खत्म करके एसिडिटी से राहत। और इसी के साथ हमारे आज के विज्ञान प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। हमने जीव विज्ञान से लेकर रसायन और भौतिकी तक कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा। बिल्कुल। और ये सवाल हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जंग लगने से लेकर हमारे पाचन तंत्र तक हर जगह विज्ञान के नियम काम कर रहे हैं। आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि ये सभी अलग-अलग वैज्ञानिक तथ्य और नियम आपस में कितने जुड़े हुए हैं। सही कहा। एक खनिज शरीर में एक हार्मोन को कैसे प्रभावित करता है और एक साधारण रासायनिक अभिक्रिया कैसे हमारे खाने को फुला देती है। अगली बार जब कोई अपने आसपास की दुनिया को देखे तो शायद इन अदृश्य वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में सोचे जो हर पल हमारे चारों तरफ घटित हो रही हैं।